When I was school going boy, I went to red light area with one of my friend who was staying there, and I saw that his mother, his sister, and his grandmother, she was about the age of 70 years. They all were doing the prostitution. I thought that if I see my mother, my grandmother, or my sister at that place, what will be my feelings? And it has created unrest in my mindset that some people are living a life of slave, and the society has a hatred for them, not having any sort of sympathy, even though they are the victims of all this social system. So I was disturbed, and I was thinking to do something. I have tried my level best to make a dialogue with prostitutes, but they were not ready to talk to me. Brothel keepers were afraid I may be a man from police. I may give some news to police about this minors and etc. So the brothel keepers have objected. Still I keep on going there and meeting the women, asking them, talking to them. But I then realized that the greatest problem of the women is their offsprings. Because in the time of the business, in the evening time especially, the most of the women बच्चे को आफू वगैरह नार्कोटिक्स टाइप कुछ दे के वो कॉट के नीचे उसको सुला देते थे, और वहीं पे बच्चे बड़े होते थे ऐसे, तो वो मेंटली ग्रोन अप नहीं होते थे, वो सिर्फ फिजिकली ग्रोन अप होते थे. हा 5 वर्षाचा मुलगा दारू पितो, गुटखा खातो, पिक पॉकेटिंग करतो, यांना अन्न म्हणून काही माहित नाही, संस्कारी वस्तू नाही, आणि आपल्या देशाचं संबंध नुकसान होत असेल तर या मुलांमुळे होते. अहमदनगर के चित्रा गली नाम के रेड लाइट एरिया में 2 बच्चों को लेके मैंने शुरुआत कर दी थी. ग्राउंड पे मैं उनको शाम को खाना देता था, थोड़ा सा उनको एक यहाँ पे बेकरी है प्रभात बेकरी नाम की, तो वहाँ एक शिवशंकर राठौड़ करके आदमी थे जिन्होंने मेरी मदद की. वो मेरे को ब्रेड और बिस्किट्स देते थे बच्चों के लिए, तो मैं उसको लेके बच्चों को इकट्ठा करता था. फिर लोगों से मैं छोटे डोनेशंस लाता था, जैसे कि खाने की कोई चीज है, एजुकेशनल मटेरियल, और मैं बच्चों को इंगेज करता था. तो उनको मैं कहानियां सुनाता था, उनके खेल लेता था, और फिर उनको मैंने स्कूलों में डाला. बाद में फिर समस्या आई कि मैं रात को उनको कहाँ रखूं, तो मैंने कारपोरेशन का जो एक स्कूल था पुराना उसको ले लिया, उन बच्चों को मैंने वहां रखा. और फिर वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि बच्चों के साथ 24/7 रह के उनकी जिंदगी, उनकी सोच के बारे में मैं जानूं. उसके बाद हमारे समझ में बात आई कि हमको बड़ी जगह की जरूरत है और शहर से हमको बच्चों को दूर ले जाना चाहिए. जो एक अलग सा माइंडसेट उनका डेवलप करना था, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग करना था, उनके सामने एक जिंदगी का लक्ष्य हमको देना था. फिर 95 में हमारा शेल्टर चालू हो गया MIDC के नगर में. दिवाली में फटाके बेचते थे, गणपति में हम लोग स्टॉल्स लगाते थे, वड़ा पाव बेचते थे. तो ऐसे 20,000 रुपए मेरे पास जमा हुए थे स्नेहालय के. तो उससे फिर मैंने एक वो जियोडेसिक डोम बनवाया. तो हम सभी कार्यकर्ता उठ के पाबल चले गए. तो हमको फॉर्मल सेरेमनी करना था, बच्चों को लाने का और इनॉग्रेशन करना था. लेकिन एक दिन आधी रात को मेरे पास कुछ औरतें आई और उन्होंने सागर नाम का एक बच्चा मेरे सामने रख दिया. उसका पूरा सर फटा हुआ था, खून आ रहा था, और वो लगभग मतलब बेहोश था. तो औरतों ने बोला कि इसकी माँ है, ये शराब पीती है और ये बच्चा रोता है, इसको बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो आप इस बच्चे को रख लो. तो मैंने कहा भाई मेरे को इनॉग्रेशन करना है, मेरे को शुरू करना है काम. वहां पे संडास नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, तो मैं कैसे करूं, बच्चों के लिए को मैं करूं क्या. तो औरतों ने कहा कि अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये औरत इसको मार देगी, तो आप तय करो कि आपको अब इसको लेना है या नहीं लेना है. आप नहीं लेते तो हम उसके पास दे देते. तो मैंने बहुत सोच विचार किया कि अब मेरे को क्या करना चाहिए. तो मैंने अपने साथियों से भी बात की, तो सबकी राय बनी कि हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, हमको इस बच्चे को लेके अभी काम शुरू कर देना चाहिए. तो एक गाड़ी पे 4-5 लोग हम बैठे, बीच में बच्चे को लिया, फिर सिविल हॉस्पिटल गए और फिर रात को उसको थोड़ी ट्रीटमेंट वगैरह करे. 3:30 बजे मैं लेके वहां गए. वहां तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, और मैं वहां रुका और इन सारे मेरे दोस्तों को कहा कि आप अभी सामान इकट्ठा करो, क्योंकि अभी हम अचानक से आ गए यहाँ पे. तो खाने का इंतजाम नहीं था, स्टोव नहीं था. तो सारी चीजें शाम तक आई. जिनका मेरे को कोई मेरा संबंध भी नहीं था जिनसे, वो भी लोग आके कोई ना कोई अपना शेयरिंग करने लगे. तो मैंने अनुभव कर लिया कि मटेरियल इकट्ठा करने के बाद काम शुरू नहीं होता, काम पहले शुरू करना चाहिए तो सब मटेरियल आ जाता है. और हमने अनुभव कर लिया कि जो चलता है उसके लिए रास्ता बनता है, जो रुक जाता है उसके लिए सारे रास्ते अंधेरे हैं, वहां उसको रास्ता कभी दिखता ही नहीं है. तो हमारे सामने जैसे प्रश्न आते गए वैसा हम लोग एक एक प्रोजेक्ट हमारा शुरू होता गया.
96 में एक बड़ा केस किया हमने, 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया। उसमें एक नेपाल की थी, एक मिजोरम की थी, 2 कर्नाटक की थी, एक आंध्रा की थी और बाकी महाराष्ट्र के जो मराठवाड़ा रीजन है वहां से आई थी। तब ब्रॉथल कीपर हमारे पीछे पड़े और पीछे पड़ के फिर हमारा झगड़ा शुरू हो गया। फिर बोलते थे हमारे यहां मत आओ, लेकिन औरतें बोलती थी तुम आओ, क्योंकि औरतों से हमारा डायरेक्ट रिश्ता था। ब्रॉथल कीपर बोलते थे इनके साथ बात भी नहीं करना, तो हम जाते थे। फिर एक झगड़ा शुरू हुआ और औरतें बड़ी बेसहारा थी, कुछ करती नहीं थी। फिर ब्रॉथल कीपर हमको बोलने लगे कि अभी हम आपको HIV की खून का इंजेक्शन देंगे, सभी कार्यकर्ताओं को बोलने लगे। तो हम सब कार्यकर्ताओं ने सोचा कि अब हम लोग भागेंगे तो कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे। हमने अनुभव किया कि 10 लोग जब खड़ा होके कोई बात बोल देते हैं ना, और उसमें अगर वो यूथ हो और उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, तो सामने वाले गुंडे मवाली कितने भी पहुंचे हुए हो दब जाते हैं। तो उसके बाद हम जब आते थे तब लोग निकल जाते थे, हमारे सामने भी नहीं रुकते थे। तो हमने 10 लोगों की स्ट्रेंथ, यूनिटी की स्ट्रेंथ का अनुभव किया। हमारे यहाँ बहुत सारे अनवेड मदर्स के लिए कोई शेल्टर होम नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। फिर उनके लिए हमने एक शेल्टर शुरू किया भारत माता केंद्र नाम से। फिर बच्चों के क्या करें, तो दूसरी संस्थाओं को हम बच्चे देते थे। तो हमने सोचा हम ही एडॉप्शन सेंटर शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे क्वालिटी के एडॉप्शन सेंटर की बहुत जरूरत थी। फिर इश्यू आया कि जो HIV पॉजिटिव माँ बाप है जो मर गए, अब उनके बच्चों का क्या करें। अब हमारी संस्था में तो लगभग 400 का परिवार रहता है, उसमें लगभग 180 के करीब पॉजिटिव बच्चे और औरतें। तो अभी और वेटिंग लिस्ट में तो 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। सो रोजाना फोन आते हैं लोगों के कि तुम्हारे यहाँ HIV पॉजिटिव बच्चे के लिए जगह है क्या। हमारे पास तो अभी जगह है नहीं। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि इनको फैमिलीज में रीसेटल करेंगे। तो हमने फिर एडॉप्शन सेंटर शुरू किया और जो पॉजिटिव माँ बाप थे जो गुजर गए HIV से और जिनके बच्चे निगेटिव है, उनके लिए हमने फैमिलीज ढूंढना शुरू किया। आज तो खैर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल है अपना पेशंट्स के लिए, टोटल फ्री ट्रीटमेंट आहे। आता इथलं वातावरण जेवढं सुंदर झालंय, नवीन कोणी बी मेंबर आम्ही इथे आणला तर तो मॅच होऊन जातो इथे। आता आम्हाला त्यांना शिकवावं लागत नाही, हे चांगलं नाही हे वाईट नाही, काही शिकवायची गरज नाही पडत। ते त्यांचे आपोआप आता बाकीचं वातावरण बघून तयार होतात। और पेशेंट्स का लाइफ बहुत बड़ा है। अभी तो कोई पेशेंट HIV के कारण मरता नहीं है, एंटी रिट्रोवायरल उनको मिलता है। हमारी जो एल्डेस्ट सर्वाइवर है वो लगभग 24 साल की लड़की है जिसने नर्सिंग भी किया है और जो अभी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ती है। तो अभी एक नया जनरेशन पूरा आ रहा है कि बाय बर्थ वो लोग HIV पॉजिटिव है अपनी माँ से, और अभी उनकी समस्याएं वो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ समाज में खड़ी होने की कोशिश कर रहे हैं और स्नेहालय उनकी मदद कर रहे हैं। असली बदलाव आता है अगर प्यार से और विश्वास से। अगर किसी इंसान से आप प्यार करोगे तो वो बदलेगा, उस पर विश्वास करोगे तो वो उस राह पे चलेगा, तो पीछे नहीं मुड़ेगा वापस। आता ही मुलं आता माझ्याबरोबर जे खेळतात हसतात, हा किती मोठा आनंद आहे मला। 400 मुलं आता मी बाहेर पडलो, पटापटा सगळे मुलं गोळा होतील, माझी टिंगल करतील, चेष्टा करतील, झटतील आणि माझ्या आयुष्याला मला जो एक आनंद मिळतोय तो आता मला त्याचं वर्णन शब्दांनी करणं शक्य नाही।